हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली गिरधरवाल आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी जीएसटी की बेसिक सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में। आज हम इस प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई डिटरमिन करना क्यों जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है। अब इंटरस्टेट और इंटरस्टेट दोनों के दोनों टर्म हमारे आईजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन है। मैं आज आपको इंटरस्टेट बताऊंगी क्योंकि इंटरस्टेट रिलेटिवली नैरोअर टर्म है, तो इंटरस्टेट इजी है। फिर भी इंटरस्टेट में क्योंकि इंटरनेशनल जो आपकी सप्लाईज होंगी वो भी आपकी इंटरस्टेट में ही इंक्लूडेड होंगी, तो इंटरस्टेट सप्लाईज पता करना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी आप में से एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी बेनिफिट मिलता है, तो उनका फिर जीएसटी के अंदर किस तरीके से होगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे आके चेंज हो जाएंगी। जो हो सकता है आपको पहले बेनिफिट मिल रहा हो अब शायद नहीं मिले, तो वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इंटरस्टेट सप्लाईज को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 हमारे आईजीएसटी एक्ट का कवर करता है इंटरस्टेट सप्लाई को, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एन इंटरस्टेट सप्लाई इज where the location of supplier, emphasis दे रही हूँ मैं इस वर्ड पे, location of supplier and place of supply are in different states or are in different union territories or are in one state and another union territories। हमें समझना है यूनियन टेरिटरीज के अलग से यूटीजीएसटी एक्ट्स हैं, और जहाँ पे मतलब स्टेट लेजिस्लेचर होगा वहां पे, बाकी पे जो सेंटर वाला है वही एप्लीकेबल होगा। तो इंटर स्टेट के लिए मतलब आपकी एक स्टेट और एक यूटी भी हो सकती है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है उसके अंदर। तो आप अगर एक स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी को भी सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई ही होगी। आगे प्रोविजंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंक्लूड करते हैं। अगर मैं इसको सेक्शन की लैंग्वेज में देखूं तो सेक्शन ने सबसे पहले गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है, फिर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। ऑल्दो ट्रक्स उसका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सेक्शन की लैंग्वेज में उसको बताती हूँ। तो सेक्शन कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेक्शन 10 गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कि गुड्स के केस से मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है। 10, 11, 12, 13 चार सेक्शंस हैं हमारे आईजीएसटी एक्ट के जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई को कवर करते हैं, जिसमें से कि सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई को कवर करता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में, और 11 कवर करता है प्लेस ऑफ सप्लाई को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में। जब मैं इंटरनेशनल बोल रही हूँ तो जिनका कोई लाइक इंडिया से बाहर है, बट आगे हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैटर है उसके अंदर काफी सारे। देन हमारा सेक्शन 11 गुड्स ऑफ सप्लाई को तब सप्लाई ऑफ गुड्स को तब कवर करता है जो वो इंटरनेशनल हो गए। सेक्शन 12 हमारा कवर करता है जबकि हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के लिए डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और 13 कवर करता है जहाँ पे हमारे सप्लायर और रिसिपिएंट में से कोई भी एक इंडिया से बाहर लोकेटेड है, तो उस केस में मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई पता करने के लिए सेक्शन 13 के प्रोविजन लगाने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट टू वर्ड यूज किया है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे वहीं से पता चलेगा। फिर से मैं एक बार लॉ पे आ जाती हूँ वापस। तो सेक्शन 7 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन two different states, two different union territories, in a state and in a union territory. It should be treated as an interstate supply. ये इन्होंने बोला गुड्स के पर्सपेक्टिव में। नाउ नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि वो गुड्स जिन्हें हमने इंडिया में इंपोर्ट किया है वो दे विल बी इंटरस्टेट सप्लाई टिल दोज गुड्स क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जब तक वो कस्टम फ्रंटियर्स इंडिया के क्रॉस करेंगी तब तक वो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट लेग, वो सर्विसेज के बारे में बात करता है। तो ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 इसलिए क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हमें सेक्शन 12 से पता चलेगी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम प्रोविजन है, जहाँ पे आपकी लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है। सर्विसेज के केस में भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। फिर उसका नेक्स्ट लेग बोलता है जहाँ पे इंटरनेशनल सप्लाईज की मैं बात कर रही हूँ, तो उसको एक्ट में कैसे डिफाइन किया जा रहा है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द इंडियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज मैंने इंपोर्ट की है। तो अभी आपने देखा मैंने डोमेस्टिक को कवर किया, मैंने इंपोर्ट को कवर किया, अभी एक्सपोर्ट वाली कवर नहीं की है।
वही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने वाला प्रोविजन है इस डेफिनेशन के अंदर। तो वो पोर्शन क्या कहता है, यानी कि सबसेक्शन 5 इसका, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने गुड्स और सर्विसेज दोनों की इकट्ठे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, यानी कि जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, उस केस में, या जहाँ पे आप एससीजेड डेवलपर को या एससीजेड यूनिट को दे रहे हो वो, और वो सप्लाईज जो कि इंडियन टेरिटरी में हुई है, जिनका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडियन टेरिटरी में है, इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी में, लेकिन वो इंट्रा स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही, तो बाय डिफॉल्ट हमारी इंटर स्टेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इन्हीं प्रोविजंस को हम कुछ इलिस्ट्रेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी लोग एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये समझना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लाइक टेकिंग द गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन इज वेरी लेंथी, उसमें 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं, तभी आपकी सप्लाईज एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगी। अब एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी, वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, आप जीरो रेटेड सप्लाई में फॉल करोगे। जीरो रेटेड सप्लाई में अपने सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आप जीरो रेटेड सप्लाई में फॉल करोगे तो आपको उस पे या तो आप टैक्स पे करके उसका रिबेट ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, या फिर अगर आप टैक्स नहीं पे करना चाहते तो आप अपना जो आईटीसी यूटिलाइज हुआ है उसका भी रिफंड ले सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगी, यानी कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाती हूँ। लेट्स सपोज मेरी जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो इंडिया से बाहर है और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है। अब इसको एक और फर्दर एग्जांपल से मैं समझती हूँ। लेट्स सपोज आइकिया ने एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया या आइकिया ने मुझे एक ऑर्डर दिया कि आइकिया को एक इंडिया से ऑर्डर रिसीव हुआ है, आइकिया सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया। अब उनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और आइकिया ने मुझे बोला कि ये फर्नीचर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से उठा के मेरे क्लाइंट के यहाँ पे ले जाके इंस्टॉल नहीं करना, बट उसको ठीक से रख के आ जाइए, आप मतलब लगा के आ जाइए फर्नीचर को। अब यहाँ पे मेरी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया है दिल्ली में, मैं उसको एज्यूम कर रही हूँ, और लेट सपोज कि जो मेरी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है वो भी इंडिया के अंदर है, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया भी दिल्ली के अंदर है, मतलब सेम स्टेट है। अब आपको बताना है नेचर ऑफ दिस सप्लाई के इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। तो अगर आपका आंसर इंटर स्टेट सप्लाई है तो गलत है, अगर आपका आंसर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सही है, क्योंकि आपको एक बात पूरी जीएसटी में बहुत ध्यान से याद रखनी है, मुझे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं देखनी किसी भी सप्लाई के नेचर के लिए, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। और दूसरी बात ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा अलग हो सकता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट से, 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जीएसटी में ऐसे इंस्टांसेस आएंगे जहाँ पे कि आपकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अलग होगी प्लेस ऑफ सप्लाई से, और उस केस में अगर आपने उन दोनों वर्ड्स को आप इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं या आप अपने दिमाग में उसको ऐसे याद रखें कि ये दोनों एक हैं, तो आपकी बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप मिस जज कर लेंगे। और जैसे कि मैं आपको एक बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप मिस जज करके सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी दे देते हैं या वाइस वर्सा हो जाता है, तो फिर आपको उसका एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा, और साथ ही आपको जो आपका करेक्ट वाला टैक्स है वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, ऑल दोस पे इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा स्पेसिफाइड ऑन प्रोविजंस के अंदर। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में हो सकता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो सकता है इंडिया से बाहर हो सकता है आपका रिसिपिएंट भी इंडिया से बाहर हो, लेकिन आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबल करेंसी में नहीं आया, वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा, उस केस में आप उस पे आईजीएसटी लगाएंगे तो जरूर, लेकिन आपको ना रिफंड मिलेगा ना ही आप उसके आईटीसी का रिफंड ले पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल करनी है उसको इंपोर्ट में फॉल कराने के लिए। इसकी वजह से क्या होगा, काफी सारी इंडस्ट्री पे कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी आएंगे, वो भी हम अपनी कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा बेसिक पर्पस यही था कि आप इंटरस्टेट की डेफिनेशन को अच्छे से समझें। जहाँ पे विद इन इंडिया है वहां पे सिंपल है कि ठीक है मेरी लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, तो इंटर स्टेट।
लेकिन जहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है इंडिया से बाहर, वहां पे आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्लेस ऑफ रिसिपिएंट से मुझे मतलब नहीं है, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। प्लेस ऑफ सप्लाई देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर दोनों इंडिया में है तो आपको सेक्शन 12 रेफर करना है आईजीएसटी एक्ट का, और अगर उनमें से कोई भी एक इंडिया से बाहर है तो आपको सेक्शन 13 रेफर करना है आईजीएसटी एक्ट का, क्योंकि वहां पे भी प्रोविजंस डिफरेंट हो सकते हैं। सो वो प्रोविजंस भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, दोनों के दोनों प्रोविजंस, सेक्शन 12 भी और सेक्शन 13 भी, क्योंकि काफी डिटेल सेक्शंस हैं, तो वो अपने अपने टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक है। So this was the definition of interstate supply in GST. Thank you so much for watching our channel and keep watching our channel. Thank you.